हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर वी एस के रेड्डी एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि एच सी वर्मा सर की किताब में से जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, उन सभी को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसका जो भी एक्सरसाइज 1 है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी ऑफ वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम थ्रू अ चेन ऑफ weight W2। ओके, द सीलिंग पुल्स द चेन बाय अ फोर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया है W1, ऑप्शन बी दिया है W2, ऑप्शन 3 है W1 प्लस W2 और ऑप्शन डी है यहाँ पे W1 प्लस W2 अपॉन डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सिचुएशन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ रूम सीलिंग। उस रूम का जो भी सीलिंग है, दिस इज दैट वन। ओके, यहाँ पे एक चेन है, इस चेन का वेट उन्होंने दिया है विच इज इक्वल टू W2, सो W2, और इस ब्लॉक का वेट दिया है विच इज इक्वल टू W1। अब सबसे पहले ये जो भी सिस्टम है इट इज स्टेशनरी कंडीशन। ओके, ड्यू टू ग्रेविटी इस ब्लॉक का वेट नीचे एक्ट हो रहा है। ओके, और इस चेन का भी वेट नीचे के डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जिस पॉइंट पे वो उसको लटका दिया है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो इस पॉइंट पे, ओके, ब्लॉक डायग्राम अगर निकालता हूं यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? टोटल फोर्स एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज इक्वल्स टू W1, दिस इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, प्लस W2। इतना फोर्स वहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ओके, लेकिन सीलिंग इस सिस्टम के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन क्रिएट कर रहा है। सो जो भी रिएक्शन है इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में, और वो कितना है? इट इज इक्वल्स टू, हम F कंसिडर करेंगे। अब जबकि सिस्टम स्टेशनरी है तो डेफिनेटली इस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 एक्ट होना चाहिए। जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उतना अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होना चाहिए। दिस रिएक्शन इज नथिंग बट द फोर्स exerted by the ceiling on this system, that is called as an pulse. Okay, so total जो भी force exert होगा upward direction में, this should be equals to W1 plus W2। तो ये आंसर होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। बहुत इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2, when a horse pull a cart, the force that helps the horse to move forward is the force exerted by। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन ए द कार्ट ऑन द हॉर्स, ऑप्शन बी द ग्राउंड ऑन द हॉर्स, ऑप्शन सी द ग्राउंड ऑन द कार्ट, ऑप्शन डी द हॉर्स ऑन द ग्राउंड। ओके, तो बहुत सारे बच्चों का ये आंसर हो सकता है कि हॉर्स ऑन द ग्राउंड। जब हॉर्स ग्राउंड के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसकी वजह से वो आगे जा पा रहा है। ये आंसर बहुत सारे बच्चों का हो सकता है, लेकिन दिस इज अ रॉन्ग आंसर। इवन दो कार्ट हॉर्स के ऊपर फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा, उसकी वजह से आगे नहीं जा रहा है। इवन दो ग्राउंड ऑन द कार्ट, ये भी फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा है। द करेक्ट आंसर इज अ बी आंसर। कैसे? इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम देखते हैं। लेट अस इमेजिन दैट दिस पिक्चर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा इमेजिन कीजिए कि ये जो भी सिस्टम है, हॉर्स एक्चुअली आगे के डायरेक्शन में जा रहा है। वो आगे के डायरेक्शन में जाने के लिए वो एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, उसके पैरों से बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा ग्राउंड के ऊपर। अब हॉर्स तो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ग्राउंड के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब मान के चलिए कि अगर ये सरफेस पूरा स्मूथ होता तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सिस्टम वही के वही होता, भले कितना भी वो ट्राई कर रहा है आगे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आगे नहीं जा सकता था। अब फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है? जब ये हॉर्स उसके पैरों से पीछे के डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो ग्राउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन उसके ऊपर आगे के डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और इसी फोर्स की वजह से ये पूरा सिस्टम आगे जा पा रहा है। समझ में आया?
देखिए एक बार मैं रिपीट करता हूं, अगर यहाँ पे सरफेस स्मूथ होता, अगर आप स्मूथ सरफेस पे चल रहे हो तो डेफिनेटली आप वे के वे चलोगे या गिर जाओगे, क्योंकि आपको आगे जाने के लिए आप पीछे के डायरेक्शन में धक्का दे रहे हो, किसको, ग्राउंड को, लेकिन आपको फ्रिक्शन नहीं होता अगर वहां पे, तो डेफिनेटली रिएक्शन नहीं मिलता। अगर रिएक्शन नहीं मिलता तो आप आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह यहाँ पे ये जो भी ऑस है ये पीछे के डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर, और ड्यू टू द फ्रिक्शन यहाँ पे उसको रिएक्शन मिल रहा है आगे के डायरेक्शन में। वो रिएक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्राउंड। किसके ऊपर? सॉरी, हॉर्स के ऊपर। तो इसकी वजह से ये सिस्टम पूरा आगे जा रहा है। सो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इजी है। देखिए, अ कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन द इंजन ऑफ द कार, सेकंड द ड्राइवर ऑफ द कार, थर्ड द अर्थ एंड द रोड। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रोड। क्यों? अगर आप इमेजिन कीजिए कि एक कार है और उसका इंजन स्टार्ट है, लेकिन वो ऐसे सरफेस पे है जहाँ पे टोटली स्मूथ सरफेस है, तो टायर वही के वही स्लिप होंगे, वो आगे नहीं जाएगा। उसको आगे जाने के लिए अर्थ की वजह से, सॉरी रोड की वजह से उसके ऊपर एक रिएक्शन क्रिएट होना चाहिए, और उसी रिएक्शन के कारण वो आगे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम छोटा व्हील कंसिडर करते हैं लाइक दिस वन, ओके, तो अगर ये ग्राउंड सरफेस है तो डेफिनेटली इस सरफेस के ऊपर क्या होगा? तो ये आगे जाना चाहेगा उसका पहिया, तो आगे जाने के लिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ओके, और ये ग्राउंड उसके ऊपर आगे के डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा ड्यू टू द फ्रिक्शन, और इसी की वजह से ये कार जो भी है, यानी व्हील जो भी है, वो एक्सेलरेट होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4, a block of mass 10 kg is suspended through two light spring balances as shown in the figure। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, दोनों का मास नहीं है, जो भी स्प्रिंग बैलेंसेस है दे आर द मासलेस। ऑप्शन ए, both the scales will read 10 kg। ऑप्शन बी, both the scales will read 5 kg। ऑप्शन सी, the upper scale will read 10 kg and the lower 0। ओके, ऑप्शन डी दिया है द रीडिंग्स मे बी एनीथिंग बट द सम विल बी 10 kg। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? अब यहाँ पे एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग, ओके, अगर हम स्ट्रिंग कंसिडर करते कुछ देर के लिए, अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है, इंस्टेंट ऑफ बैलेंस हम यहाँ पे स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं, अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है तो इस पॉइंट पे जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है इसके मास की वजह से, उतना ही टेंशन, ओके, उतना ही टेंशन इस स्ट्रिंग में क्रिएट होगा, और इस टेंशन की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम रहेगा अप टू दिस वन। यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे भी टी होगा, अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है तो। अब इस स्ट्रिंग के बजाय यहाँ पे इन्होंने दिया है स्प्रिंग बैलेंसेस जो लाइट वेट है, यानी उसका वेट हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली यहाँ पे हर जगह पे टेंशन की वैल्यू सेम होगा, यहाँ पे भी टेंशन सेम होगा, यहाँ पे भी टेंशन सेम होगा, और उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए? विच इज इक्वल्स टू mg। तो ये स्केल कितना रीड करेगा यहाँ पे? तो आंसर है इट शुड रीड 10 kg, ये भी 10 kg ही रीड करेगा, ओके। अब ये होगा इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ स्केल्स विल रीड 10 kg। अगर ये मासिव स्प्रिंग्स होते, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू mg होता, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इसका मास ऐड होता जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा अगर ये मासिव होता तो। लेकिन ये लाइट वेट है तो इसका आंसर ए आएगा, बोथ द स्केल्स विल रीड 10 kg। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ inclination theta with the horizontal, okay, the force exerted by the plane on the block has a magnitude. There are 4 options are given. The situation is like this one. This is a inclined surface,
इंक्लाइन प्लेन है और ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास उन्होंने दिया है विच इज इक्वल्स टू m। ओके, और दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विच इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सोचिए कि इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटी एक्ट होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, दैट फोर्स इज इक्वल्स इन दिस डायरेक्शन, और ये जो भी फोर्स है दिस इज नथिंग बट द mg। ये कितना फोर्स है, mg है, दिस इज नथिंग बट द m इंटू जी। ओके, अब इस फोर्स की वजह से इसके दो कंपोनेंट्स हम करेंगे यहाँ पे। द फर्स्ट कंपोनेंट इज अलोंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, द फर्स्ट कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब ये जो भी है ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। ओके, दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू थीटा। अगर ये थीटा है तो इस डायरेक्शन में इस वेट को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। दिस इज नथिंग बट द एम जी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना एक्ट होगा, इट इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। ओके, इस फोर्स के कारण इसका मोशन स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन में। अब अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इस डायरेक्शन में न तो ब्लॉक नीचे आ रहा है न तो ऊपर जा रहा है। मीन्स यहाँ पे ये सरफेस इसके ऊपर एक रिएक्शन क्रिएट करेगा, और जो भी रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट करेगा दैट रिएक्शन इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ऊपर के डायरेक्शन में रिएक्शन यहाँ पे होना चाहिए। ओके, ऊपर के डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। अब ऊपर के डायरेक्शन में रिएक्शन कितना होगा, इसको बैलेंस करना है, तो डेफिनेटली जो भी नॉर्मल क्रिएट हो रहा है, सो दिस नॉर्मल शुड बी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। ओके, तो आपका आंसर मिल गया आपको। दिस सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमें क्या पूछा है यहाँ पे, ये सरफेस जो भी इंक्लाइन सरफेस है या इंक्लाइन प्लेन है, इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ओके, तो जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है उतना ही नॉर्मल क्रिएट होगा। दिस नॉर्मल इज नथिंग बट दिस वन एम जी कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 6, अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block has a magnitude। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। एक ब्लॉक है जिसका मास है m और वो एक स्मूथ वेज पे रखा है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज सिस्टम इज लाइक दिस वन। ओके, सो दिस इज दैट वेज हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और ये मास है m। ओके, सो ये उस स्मूथ सरफेस पे रखा है। अगर हमने सिंपली उसको रख दिया होता तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा। वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो वो फोर्स कैसे एक्ट होगा यहाँ पे देख लीजिएगा। सो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये फोर्स कौन सा होगा, इट इज इक्वल्स टू एम जी, एम इंटू जी। ओके, अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। द फर्स्ट कंपोनेंट इट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, इसको थोड़ा अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इस डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, लाइक दिस वन। अब ये एंगल अगर थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला जो भी एंगल है वो भी थीटा होगा। दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू थीटा। ओके, तो ये कंपोनेंट कितना बनेगा, अगर इसको रिजॉल्व करता हूँ तो ये मैं यहाँ पे, सो दिस कंपोनेंट इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना बनेगा, इट इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। ओके, तो अब इसको तो हमने रिजॉल्व कर लिया। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे ये एम जी कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है ये बैलेंस कर रहा है इसको इस डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा, ये वेज इसके ऊपर एक नॉर्मल क्रिएट करेगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल क्रिएट करेगा। ओके, सो दिस इज अ नॉर्मल। अगर ये स्टेबल है तो अब थोड़ा सोचिए, ये इस डायरेक्शन में एन एक्ट हो रहा है, दैट इज अ नॉर्मल। इस ब्लॉक के ऊपर वेज एक्ट कर रहा है इतना, और इस एम जी के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों बैलेंस हो गए। लेकिन
एम जी साइन थीटा की वजह से ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा क्योंकि सरफेस स्मूथ है वेज का। ओके, अब इनका कहना क्या है कि पूरी सिस्टम जो भी है इट इज एक्सेलरेटेड हॉरिजेंटली, यानी इस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेट कर रहे हैं इसको। तो एक्सेलरेशन जब करेंगे ओके पूरे सिस्टम को या इस ब्लॉक को जब हम एक्सेलरेट करेंगे तो उस वक्त ये जो भी ब्लॉक है इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर शूडो फोर्स एक्ट होगा और उस शूडो फोर्स के कारण इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए हम इस पूरे सिस्टम को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और उसका एक्सेलरेशन कितना है हम ए कंसिडर करेंगे। अगर इतना एक्सेलरेट इसका करवा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक शूडो फोर्स एक्ट होगा, और वो शूडो फोर्स के कारण शूडो फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। ओके, और ये जो भी शूडो फोर्स है दिस इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अब इसके भी दो कंपोनेंट्स हम ले लेते हैं, एक अलोंग दिस डायरेक्शन, एक हम ले लेंगे अलोंग दिस डायरेक्शन और दूसरा ले लेंगे हम अलोंग दिस डायरेक्शन। ओके, तो जब हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो उस वक्त एम ए, अब ये एंगल देखिए ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू थीटा, क्यू थीटा, ये लाइन इसको पैरेलल है ओके और ये लाइन इसको पैरेलल है। सो इन दोनों में एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा बनेगा। तो यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, दिस इज इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा, सॉरी दिस इज इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में कितना एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, सो दिस इज इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा। लिखने में बहुत गंदा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। ओके, अब देखिए सिस्टम पूरा एक्सलेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन इनका कहना है कि ये ब्लॉक ये जो भी है ये स्टेबल है, ये मूव नहीं हो रहा है नीचे या ऊपर। तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में जितना फोर्स एक्ट हो रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, यानी एम जी साइन थीटा को हम इक्वल करेंगे एम ए कॉस थीटा से। तो पहला इक्वेशन हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे, सो एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा से। अब यहाँ पे एम गेट कैंसल, ए की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो जी इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, मीन्स टैन थीटा। सो ए इज इक्वल्स टू जी टैन थीटा, ये इतनी वैल्यू उसका निकल के आ गया, ए इज इक्वल्स टू जी टैन थीटा। ओके, अब सेकंड, अब इस मोशन में जब ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में तो टोटल नॉर्मल कितना एक्ट हो रहा होगा वही हमें यहाँ पे निकालना है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक हैज द मैग्नीट्यूड। सो नॉर्मल की वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए, सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू, इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट्स एक्ट हो रहे हैं, एक एम जी की वजह से और एक ही शूडो फोर्स का कंपोनेंट। शूडो फोर्स का कंपोनेंट कितना है एम ए साइन थीटा और एम जी का कंपोनेंट कितना है एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सो इट इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस सॉरी एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए की वैल्यू कितना है जी टैन थीटा, तो देयरफॉर एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए की वैल्यू जी टैन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे एम जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, अपॉन कॉस थीटा। अब थोड़ा सोचिए कि एम जी को अगर हम ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू
1। तो सीधा सीधा ऊपर क्या बच रहा है, इट इज अ mg, और नीचे क्या बचा है, इट इज अ cos थीटा। तो हो गया हमारा आंसर, इट इज इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा। तो टोटल फोर्स ये वेज इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, द आंसर इज दैट mg अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे हमें सूडो फोर्स का कंसेप्ट कंसिडर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ के रोटेशन का जो भी इफेक्ट होगा हमें नेग्लेक्ट करना है। सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट प्लेस नियर इट्स सरफेस। ओके, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल, ऑप्शन ए फ्लाई अप, ऑप्शन बी स्लिप्स along the surface, C fly along the tangent to the earth's surface, and fourth option remains standing। तो थोड़ा सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो ये है अर्थ सरफेस, ऐसा इमेजिन करके चलिए। फिलहाल अर्थ रोटेट नहीं हो रहा है, इसका रोटेशन का हमें कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, लाइक दिस वन यहाँ पे। अब ये पर्सन सरफेस पे खड़ा है, किसकी वजह से खड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, उसकी वजह से वो सरफेस पे के ऊपर खड़ा है, चाहे वो सरफेस यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो। ओके, अब इनका कहना है कि ऐसी सिचुएशन में, अभी तो वो फिलहाल सरफेस पे है, अब ऐसे व्यक्ति के ऊपर समझो कि अर्थ ने जो भी अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट कर रहा था, दैट इज mg, वो ऐड करना छोड़ दिया। मान के चले कि इस बंदे का मास है m और यहाँ पे इस डायरेक्शन में mg इतना फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, दैट इज mg। अब इनका कहना है कि ये फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ये एग्जर्ट नहीं करेगा। ओके, मीन्स इसके ऊपर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, द आंसर इज दैट रिमेन्स स्टैंडिंग। जैसे ही अर्थ अट्रैक्टिंग फोर्स एग्जर्ट करना बंद कर देगा, लेकिन जिस वक्त वो बंद कर रहा है ये व्यक्ति स्टेबल है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, ये मोशन में नहीं है। ओके, वेलोसिटी जीरो है, मोशन में नहीं है। तो जैसे फोर्स एग्जर्ट करना बंद होगा तो वो व्यक्ति वहीं पे होगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ही नहीं एक्ट हो रहा। ओके, फोर्स अगर एक्ट नहीं हो रहा तो वो बंदा एक्सीलेट नहीं होगा या मोशन में नहीं है, वो स्टेबल रहेगा, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगा, तो रिमेन्स स्टैंडिंग। वो ऐसी सिचुएशन में रहेगा। जब वो खुद के चलना स्टार्ट करेगा तब वो उतनी वेलोसिटी से चलता जाएगा विदाउट एनी एफर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, 3 rigid rods are joining to form an equilateral triangle ABC of side 1 meter। ओके, सो यहाँ पे 3 रिजिड रॉड्स दिए हैं। रिजिड मीन्स उसका शेप चेंज नहीं होगा। ओके, और उन तीनों रॉड से हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं जिसको नाम दिया गया ABC, और उसका साइड कितना है 1 मीटर। 3 पार्टिकल्स कैरिंग चार्जेस 20 माइक्रोकूलम ईच आर अटैच्ड टू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब ये सिस्टम कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस वन। So let us imagine that this is a vertices A, this one is a B, this one is a C। So यहाँ पे ABC ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया विद हेल्प ऑफ 3 रिजिड रॉड्स, दीज आर द रिजिड रॉड्स। और यहाँ पे 3 पार्टिकल्स है जिनके ऊपर चार्ज है 20 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर भी उतना ही चार्ज है, इसके ऊपर भी उतना ही चार्ज है। ओके, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। ओके, तो अब यहाँ पे द होल सिस्टम इज एट रेस्ट इन एन इनर्शियल फ्रेम। अब यह इनर्शियल फ्रेम मीन्स व्हाट, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स इट इज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। ओके, तो अब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है उसके बेसिस पे द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ए, यानी इसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट होगा, हैज द मैग्नीट्यूड। इसका आंसर तो 0 आना चाहिए। कैसे, देखिए पूरे सिस्टम रेस्ट पे है, पूरी सिस्टम कैसा है, रेस्ट पे है, ये दिया है उन्होंने। और सेकेंडली अब
क्वेश्चन ये अरेज होता है कि ये भी 20 माइक्रोकूलम इतना चार्ज है, ये भी 20 माइक्रोकूलम इतना चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जर्ट होना चाहिए। तो बी की वजह से ए के ऊपर जो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जर्ट होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस वन। ओके, उसी तरह सी की वजह से ए के ऊपर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरीके से। अब देखिए जैसे ये फोर्स एग्जर्ट हो रहा है तो इस रॉड में एक टेंशन क्रिएट होगा, जबकि रॉड रिजिड है। ओके, रॉड रिजिड है और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इस वर्टाइसिस को अटैच है। यहाँ पे बोला है कि वो पार्टिकल्स जो भी है वो अटैच है। ओके, तो अटैच होने के कारण भले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पे इस रॉड में टेंशन प्रोड्यूस होगा। अब रॉड तो रिजिड है, न तो पार्टिकल पास में आ सकता है न दूर जा सकता है, ये अटैच है यहाँ पे। सो इन दोनों रिजल्टेंट फोर्सेस की वैल्यू 0 होगा इस डायरेक्शन में। उसी तरह यहाँ पे भी टेंशन क्रिएट होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, तो रिजल्टेंट 0 होगा। मीन्स टोटल रिजल्टेंट जो भी फोर्स है इन दोनों की वजह से इसके ऊपर एक्ट होने वाला वो 0 है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला और ना तो सॉल्व करना है, सिर्फ जो भी वर्डिंग यहाँ पे दिया है उसको अच्छी तरह से समझना है और यहाँ पे आंसर टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9, a force F1 acts on a particle so as to accelerate it from rest to a velocity v। ओके, पहले वो रेस्ट पे था, अब वेलोसिटी v इतनी वेलोसिटी पे आ गया जब हम इसके ऊपर F1 इतना फोर्स ऐड कर रहे हैं। The force F1 is then replaced by force F2 which de-accelerate to rest। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इनका कहना है कि A F1 must be equal to F2, B option F1 may be equal to F2, option C F1 must be unequal to F2, option D none of this। अब देखिए भैया यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ऊपरी ऊपर दिया है। क्या दिया है देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ पार्टिकल। इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। ओके, सो इसके ऊपर हम F1 इतना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, F1 इतना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, मान के चलिए कि वो 10 न्यूटन है। ओके, अब इस फोर्स की वजह से कुछ देर बाद, यहाँ पे कितने देर बाद उसकी वेलोसिटी v होगा ये नहीं दिया है। अब इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये यहाँ से मूव होना स्टार्ट होगा, यहाँ तक होते आया था। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। तब तक हम F1 इतना फोर्स अप्लाई कर रहे थे। ओके, लेकिन 0 से लेके v तक कितनी देर में वेलोसिटी इंक्रीज हुआ इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं, सो F1 को रिप्लेस कर रहे हैं बाय F2। तो डेफिनेटली F1 इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था जो उसको एक्सेलरेट कर रहा था। अब F2 जो भी है वो इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए जो उसको डी एक्सेलरेट कर रहा है। देखिए वो डी एक्सेलरेट कर रहा है और कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी 0 कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे भी कितने वक्त में वेलोसिटी 0 हो रहा है दिया नहीं है। अगर 0 से लेके v तक अगर टाइम की वैल्यू t होता और v से लेके 0 तक अगर टाइम की वैल्यू t होता, अगर ये दोनों टाइम सेम होते तो उस केस में F1 और F2 की वैल्यू सेम होना चाहिए था, लेकिन इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पे आप ये 10 न्यूटन दे रहे हो, यही 2 न्यूटन देने के बाद भी कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली वो डीएक्सलेट होगा, वेलोसिटी 0 होगा। ओके, नॉट नेसेसरी दैट कि दोनों के फोर्स की वैल्यू सेम होना चाहिए। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? इक्वल भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम के बारे में दिया ही नहीं है तो हम ये इन दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, नॉट नेसेसरी। अगर दोनों का टाइम दिया होता इंटरवल और वो दोनों टाइम इंटरवल सेम होते तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन टाइम के बारे में डिस्कशन नहीं है, जनरल डिस्कशन है, तो मस्ट नहीं आएगा। बच्चे अक्सर यहाँ पे फंस जाते हैं। F1 मे बी इक्वल टू F2, मे भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। F1 मस्ट बी अनइक्वल, ये भी हम नहीं कर सकते, नन ऑफ दिस नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10, two objects A and B are thrown upward simultaneously with the same speed। ओके, दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है।
the mass of A is greater than the mass of B. Okay, so mass of A is greater than the mass of B यहाँ पे दिया है. Suppose the air exert a constant and equal force of resistance on the two bodies. Okay. Option A, the two bodies will reach the same height. Option B, A will go higher than the B. Option C, B will go higher than the A. Option D, any of the above three may be happen depending on the speed with which the object thrown. हो यहाँ पे तो ऑलरेडी स्पीड सेम दिया है, तो ये क्या ऑप्शन है? ये तो नहीं हो सकता. ओके छोड़ो, अब तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे दिया है कि मास ऑफ द ए ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन मास ऑफ द बी, और दोनों के ऊपर सेम फोर्स एक्ट हो रहा है. दोनों के ऊपर फोर्स कैसा एक्ट हो रहा है? सेम एक्ट हो रहा है. सो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब फोर्स तो सेम है भैया. अब जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिस बॉडी का मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा. ओके, तो यहाँ पे ए बॉडी का मास ज़्यादा है, बी बॉडी का मास कम है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ऑफ ए शुड बी लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ बी बॉडी. ओके, तो एक्सेलरेशन तो हमें मिल गया. अब बी बॉडी का एक्सेलरेशन ये ज़्यादा होगा और ए बॉडी का एक्सेलरेशन कम होगा. तो यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं लाइक दिस वन. दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस वन इज ऑब्जेक्ट बी. ओके, सो ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है. दिस वन इज अ बी. अब देखिए दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिखते हैं. दैट इक्वेशन इज नथिंग बट द v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as. ओके, जनरल इक्वेशन. अब दोनों की फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा. फाइनल वेलोसिटी अगर 0 होता है तो दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as. ओके, तो यहाँ पे s हमें फाइंड आउट करना है, तो s इज इक्वल्स टू क्या आएगा? u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a. ओके, अब देखिए जिस बॉडी का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कम होगा, जिस बॉडी का एक्सेलरेशन कम होगा उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा. मीन्स ये बॉडी कितने हाइट तक जा रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है? ए का ज़्यादा, सॉरी ए का कम है, बी का ज़्यादा है. अगर बी का एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो बी का जो भी डिस्टेंस होगा एस बी, तो वो कम रहेगा एज कंपेयर टू द एस ए. तो एस ए इज ग्रेटर देन एस बी. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. अ स्मूथ वेज ए is fitted in the chamber hanging from the fixed ceiling near the earth's surface. Okay, a block B placed at the top of the wedge take time t to slide down the length of the wedge. Okay, if the block is placed at the top of the wedge and the cable supporting to the chamber is broken at the same instant, okay, the block will be. क्या इजी क्वेश्चन. यहाँ पे सबसे पहले कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ दिया है यहाँ पे. ओके, देखिए एक वेज है उसका नाम है ए और एक ब्लॉक है जिसका नाम है बी. बी उसके टॉप पे रख रहे हैं और उसको नीचे आने के लिए इतना टाइम लग रहा है. ये सब कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दिया. ओके, लेकिन ये पूरा सिस्टम जिस चेम्बर में है उसका जो भी सपोर्टिंग केबल है वो कट हो रहा है. अब भैया अगर ये वेज है, अब या इस वेज के ऊपर ये ब्लॉक आपने रख दिया और ये जिस चेम्बर में ये सब कुछ है. ओके, अब ये चेम्बर अगर टूट गया, सॉरी चेम्बर का सपोर्टिंग केबल टूट गया, तो पूरा चेम्बर ये नीचे आ रहा विद द एक्सेलरेशन ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने चेम्बर, साथ साथ इसका भी एक्सेलरेशन उतना ही, साथ साथ इसका भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा. ओके, यानी चेम्बर, वेज ए, ब्लॉक बी, ये तीनों फ्री फॉल कर रहे हैं. यहाँ पे अगर ये तीनों फ्री फॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो भी ब्लॉक है ये ऊपर ही रहना चाहिए. ओके, क्या ऑप्शन दिया देखते हैं. द टाइम टेकन टेक अ टाइम लॉन्गर देन टी टू स्लाइड डाउन द वेज. ओके, ये नहीं हो सकता क्योंकि वो तो नीचे नहीं जा रहा. टेक
टाइम शॉर्टर देन द टी टू स्लाइड डाउन द वेज, ये भी नहीं हो सकता. रिमेन्स एट द टॉप ऑफ द वेज, यस ये आंसर होगा. डी जंप ऑफ द वेज, ये भी नहीं होगा. ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. In an imaginary atmosphere, the air exerts a small force F on any particle in the direction of the particle's motion. बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से. एयर की वजह से जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है उस पार्टिकल के ऊपर, वो उसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन होने वाला है. ओके, अ पार्टिकल ऑफ मास m projected upward takes a time t1 in reaching the maximum height. Okay, नीचे से ऊपर जाने के लिए t1 इतना टाइम लग रहा है, and t2 in the return journey to the original point. Then, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. अब इसको अच्छे से समझो. Let us imagine that this is that particle which is projected in upward direction. Okay, ये पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, like this one. ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस तरीके से. अब इस पार्टिकल को हम अगर ध्यान से देखते हैं तो इसका मोशन तो अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसको इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था u. ओके, तो अब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है. तो फोर्स जो भी एक्ट होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट होगा. ओके, और इस फोर्स की वजह से जो भी एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. और साथ ही साथ ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर जो भी एक्सेलरेशन होगा इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू जी. ओके, तो ये पार्टिकल ऐसे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद यहां से लेके यहां तक, तो यहां पे पार्टिकल आ जाएगा ऐसे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितना होगा 0, और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है t1. ओके, तो इस केस में हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल वो पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम कितना लग रहा है वो भी दिया है. तो नेट एक्सेलरेशन जाते वक्त कितना होगा तो हम ये फाइंड आउट करेंगे. इट इज इक्वल टू a डैश विच इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है स्मॉल g इतना है, और ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है माइनस f अपॉन m. सो माइनस क्यों लिया बेटा यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे दोनों की जो भी एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है. ओके, ये जाते वक्त की जर्नी. आते वक्त अगर ऊपर से जब पार्टिकल नीचे आएगा उस वक्त ओके इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा u डैश कंसिडर करेंगे. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो आते वक्त उसी पॉइंट पे वापस आना हाईएस्ट पॉइंट से, तो s इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. जाते वक्त जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था आते वक्त भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. लेकिन जब पार्टिकल नीचे आ रहा है, ओके यहाँ पे मैं पार्टिकल को ड्रॉ कर लेता हूँ. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट पार्टिकल. अब नीचे आते वक्त उसके ऊपर जो भी एयर के वजह से जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा वो फोर्स नीचे डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो उस फोर्स की वजह से जो भी एक्सेलरेशन होगा वो नीचे के डायरेक्शन में होगा. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है ऑलरेडी, इट इज इन दिस डायरेक्शन, इट इज इक्वल टू g. और आते वक्त कितना टाइम लग रहा है, इट इज इक्वल टू t2. देखिए आते वक्त की इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी u डैश है. ओके, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है. तो नेट जो भी एक्सेलरेशन होगा आते वक्त a डबल डैश कंसिडर करेंगे विच इज इक्वल्स टू, दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ एडिशन होगा. और जाते वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू कम था, आते वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा हो रहा है. जाते वक्त एक्सेलरेशन कितना था a डैश इज इक्वल टू g माइनस f अपॉन m, और रिटर्न आते वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू था a डबल डैश इज इक्वल टू g प्लस f अपॉन m. अब एक जनरल इक्वेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो जनरल इक्वेशन हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. अगर इस इक्वेशन में जब हम सॉल्व करेंगे ओके, सो आते वक्त इसके लिए देखेंगे, या सेम इक्वेशन आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, तो s इज इक्वल्स टू हाफ a डबल डैश t स्क्वायर. ओके, सो
जब इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टॉइस s अपॉन a डबल डैश. ओके, सो दिस इज अ जनरल इक्वेशन. ओके, t2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन a डबल डैश. अब देखिए यही इक्वेशन आप जाते वक्त अगर यूज करते हो तो आप सेम इक्वेशन यूज कर सकते हो, सिर्फ vt माइनस हाफ at स्क्वायर आएगा. ओके, तो जनरल इक्वेशन हमें ये मिलेगा. अब इस जनरल इक्वेशन में ध्यान से देखिएगा, जो भी टाइम है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, एक्सेलरेशन के ऊपर. इस इक्वेशन के हिसाब से क्योंकि दोनों केस में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, दोनों केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट है. जाते वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है, आते वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा है. ओके, कितने क्वांटिटी से, f अपॉन m इतने क्वांटिटी से. तो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है उस वक्त उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है. अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है टाइम ज़्यादा लगेगा. अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा है तो टाइम की वैल्यू कम लगेगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन राइट हियर जाते वक्त टाइम ज़्यादा लगना चाहिए एज कंपेयर टू आते वक्त. ओके, सो इस इक्वेशन को याद रखना है आपको. तो बी आंसर इज अ करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन. द कॉइन रीचेस द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर इन अ टाइम t1 if the elevator is stationary and in time t2 if it is moving uniformly. Okay, then सिचुएशन क्या है देखिए. सिचुएशन इज लाइक दिस वन. सो दिस इज द एलिवेटर. ओके, सो दिस इज द एलिवेटर. ये केबल से बंधा हुआ है यानी लिफ्ट सीधा सीधा. यहाँ पे एक बंदा है, वो बंदा कॉइन को एक फेंक रहा है नीचे. अब वो कॉइन को अगर फेंक रहा है तो कॉइन को नीचे आने के लिए कितना वक्त लग रहा है. दिस इज गिवन t1. लेकिन t1 कब, जब उस एलिवेटर की या लिफ्ट की वेलोसिटी 0 है उस वक्त. और t2 इतना टाइम लग रहा है जब वेलोसिटी उसकी है v. इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v. अब दोनों केस में अगर हम लिफ्ट को ध्यान से देखते हैं तो दोनों केस में क्या ये लिफ्ट वेदर इट इज इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. द आंसर इज दैट नो. जब वेलोसिटी 0 है उस वक्त उस लिफ्ट की एक्सेलरेशन कितना है, 0 है. जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वक्त भी उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है. ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये एक्सेलरेटेड नहीं है. तो जब वो लिफ्ट स्टेबल था एक ही जगह पे उस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g होना चाहिए. जब वो पूरा लिफ्ट आगे मूव हो रहा है, एलिवेटर मूव हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो उसका भी एक्सेलरेशन उस एलिवेटर का 0 है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिजल्टेंट कितना एक्ट होना चाहिए, g एक्ट होना चाहिए. ओके, सो यहां से लेके फ्लोर तक का डिस्टेंस सेम है, एक्सेलरेशन सेम है. इनिशियल वेलोसिटी वो ड्रॉप कर रहा है तो वो भी सेम है. तो उस केस में t1 और t2 दोनों सेम होना चाहिए. हाँ, अगर ये लिफ्ट अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है या लिफ्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है उस केस में उस लिफ्ट का कुछ एक्सेलरेशन होता तो फिर वैल्यूज डिफरेंट आ सकते थे. लेकिन इस प्रॉब्लम में पहले एलिवेटर स्टेशनरी था उस वक्त उसका एक्सेलरेशन 0 है. उसके बाद वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है उस वक्त भी उसका एक्सेलरेशन 0 है. तो उस केस में आंसर ए इज करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 14 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन. अ फ्री यूरेनियम 238 न्यूक्लियस केप्ट इन अ ट्रेन emit an alpha particle. When the train is stationary, a nucleus decay and the passenger measures the separation between the alpha particle and the recoil nucleus become x after time t. Okay, after the decay. If the decay takes place while the train is moving with uniform velocity, फिर आ गया uniform velocity, the distance between the alpha particle and the recoil nucleus at a time t after the decay as measured by the passenger is that frame of reference. Still it is non accelerated frame of reference. दोनों केस में acceleration की 0 है.
वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो देयरफॉर ऑप्शन सी होना चाहिए इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बहुत बड़ा दिखता है हमें, लेकिन हमें देखना है कि पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन 0 था, सेकंड इसमें भी 0 है, तो यहाँ पे आंसर सी इज करेक्ट वन। तो ये था आखिरी क्वेश्चन जिसको कर लिया हमने सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ एक्सरसाइज नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय।